नाजरीन, एशिया कप तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो ट्रॉफी है वो इंडिया टीम लिए बगैर रवाना हो गई और वो ट्रॉफी लगता है उधर ही वो किसी ड्रेसिंग रूम में पड़ी होगी या उधर जो स्टेडियम के वीआईपी लॉन्ज में पड़ी है। उन्होंने ट्रॉफी उठाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैच को देखा जाए तो मैच तो वो जीत गए हैं, ट्रॉफी लें या ना लें। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सुहेल बदर साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि ये ट्रॉफी ना लेना और मैच जीत जाना, तो ये हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है? मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट की बात करनी चाहिए। आईसीसी किस तरफ जा रही है? आईसीसी जो है वो होस्टेज बन गई है इंडिया के आगे। पहली बात तो ये कि अगर कोई टीम ट्रॉफी लेने से इनकार कर दे तो ऐसी टीम पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बैन लगा देती हैं, लेकिन आईसीसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया को बैन कर सके। आईसीसी का मेन जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, मोर देन 70% रेवेन्यू जो आईसीसी का आता है वो इंडिया से आता है, तो वो बैन लगाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनका 70% रेवेन्यू रुक जाएगा, फिर उसके बाद आईसीसी ठप हो जाएगी। इसलिए वो मनमानी करते हैं। पहले मैच के बाद भी जो उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर ये कोई और फोरम होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, ओलंपिक एसोसिएशन होता, फीफा होती, तो उसको उसके ऊपर उस दिन पाबंदी लग जाती, जिस दिन उसने ये पहलगाम और ये और वो सारी बातें की थी। तो वो सिर्फ उसके लिए, वो इसलिए मतलब है कि उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ क्योंकि आईसीसी जो है, जो कि पहले किसी ज़माने में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, अब वो इंडियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है और उसमें वही होता है जो इंडिया कहता है। जय शाह जो है वो उसका सदर है, और जय शाह जो है वो आपको पता है कि अमित शाह का बेटा है, जो इंतहा पसंद हिंदू है उसका, अमित शाह का, उनका वजीर दाखिला है। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल है। बल्कि डॉक्टर साहब ये पॉलिटिक्स है। आप देखें, अगर फीफा का वर्ल्ड कप है और उधर जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है उस पर नेतन्याहू को खड़ा कर दिया जाए और इधर जो जीतने वाली टीम है वो ईरान है, और अब वो उनका उससे जाके ट्रॉफी लेना बनता है। वो एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन इसमें तो ये सिनेरियो नहीं था। इसमें पाकिस्तान का भी कोई मसला नहीं था, इंडिया का भी कोई नहीं मसला था। दोनों आईसीसी के और एसीसी के मेंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। किसी किस्म का कोई क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं है। और तो ये तो बिल्कुल मतलब है कि, बल्कि आप लोगों को याद होगा कि 1972 के ओलंपिक्स में जब पाकिस्तान फाइनल हारा था, जो उनकी शिकायत थी कि अंपायरिंग ठीक नहीं है और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिला था, तो सिल्वर मेडल लेने से इनकार कर दिया था। तो वो जो टीम पोडियम पे जिसने सिल्वर मेडल लेने से इनकार किया था, उस टीम के ऊपर बैन लग गया था, और उसमें पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो कि अगले कई साल के लिए बैन हो गए थे। तो ये एक असूल होता है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। ओलंपिक फॉलो करता है उसको, फीफा फॉलो करता है, जो इंडिया के कब्जे से पहले का आईसीसी था वो फॉलो करता था। ये तो जब से आईसीसी इंडिया के कब्जे में जाके इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया, उसके बाद से ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैच आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो उसकी झलकियां या वो जो चीजें चल रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में या जहाँ पे भी कोई लोग बैठते हैं, तो ये इसी मैच की बात हो रही है, फाइनल की ज्यादा। हर मैच का कोई ना कोई विक्टिम होता है, खासकर जब हम हार जाए। जैसे आपको याद होगा 89 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम हारे थे, या तो उस वक्त वो मैच था जिसमें की वजह से हम सेमीफाइनल शायद नहीं पहुंच सके थे। तो सलीम जाफिर का एक ओवर पूरी कौम को गले पड़ गया। ठीक है, अब कल के मैच के हवाले से हारिस रऊफ साहब जेर बहस है, और उनके जो पहले एक्शन थे ग्राउंड में, वो जो जेट गिरा रहे थे और इशारे कर रहे थे, उस पर उनको फाइन भी हो गया। अब उनके जो ओवर हुए हैं उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जी ये टीम हार गई। तो क्या टीम ये फाइनल हारने की वजह हारिस रऊफ है या टीम वर्क है, कैप्टेंसी है? देखिए, हार जीत में एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो वन ऑफ द फैक्टर्स डेफिनेटली हारिस रऊफ है। इसको मेरा ख्याल है डिनाई नहीं कर सकते। उसने 22 बॉलों में 50 रन दिए हैं कल, और ये उस वक्त दिए जब इंडिया की टीम अंडर प्रेशर थी। उनकी 3 विकेटें सिर्फ 20 पर गिर गई थी। उसके बाद अगर हारिस रऊफ जो है वो अच्छी बॉलिंग करते तो पाकिस्तान ये मैच कल का जीत सकता था। कल के मैच में ये जो फाइनल हुआ है, 2 मौके ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान का अपर हैंड था। एक, दोनों इनिंग्स शुरू होने के बाद जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स की तो 84 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई,
उसके बाद 114 तक एक ही खिलाड़ी था। वो वक्त था कि जहाँ पे अगर हमारी मिडिल ऑर्डर क्लैप्स ना करती तो हम 200 स्कोर कर सकते थे या 180-90 स्कोर कर सकते थे। तो एक हमारा बैटिंग क्लैप्स हुआ कल इतने अच्छे स्टार्ट के बाद कि जिसमें 84 की ओपनिंग हुई और 114 फॉर 1 से हम क्लैप्स करके 146 पे ऑल आउट हो गए। और दूसरा, जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की, हमने 3 अर्ली विकेट्स ली, 20 फॉर 3 हो गया। वहाँ से मैच नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये कोई विकेट इतनी नहीं थी कि कंड्यूसिव होती कि इंडिया की टीम उसको स्कोर कर लेती 147। और वहाँ पे जो मेन जो कल्प्रिट्स रहा कल का, वो हारिस रऊफ का वो स्पेल रहा, या उसने 2 स्पेल्स में गेंदें की हैं, तो उसने 50 स्कोर दिया 22 गेंदों पे। तो जाहिर है कि वो एक was the major contribution towards defeat। अच्छा, अब मैच से दोबारा हम ये डिप्लोमेसी की तरफ आ जाते हैं। मैच के बाद मोदी ने बयान दिया, ट्वीट किया है कि जी फील्ड के बाद अब स्टेडियम में भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर की जीत का सिलसिला जारी है। मोदी साहब जो हैं वो बेचारे बहुत प्रॉब्लम में हैं, उनकी हुकूमत प्रॉब्लम में है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। एक दिन पहले ही, जिस दिन ये मैच हुआ था उससे पिछले दिन, उनकी फार्मा इंडस्ट्री पे ट्रंप साहब ने 100% टैरिफ लगा दी है। $12 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं फार्मा की, इंडिया की ना, यूएसए की। वो $12 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रॉब्लम में आ चुकी हैं। तो वो जाहिर है कि वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने अवाम को बताना है। और इंटरनली बहुत सख्त प्रॉब्लम में कोलिशन गवर्नमेंट है, जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। और इस चीज़ का ऐन इम्कान है कि नवंबर में ये कोलिशन टूट जाए। और जब ये कोलिशन टूट जाएगी नवंबर में, तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा कि ये मोदी गवर्नमेंट जो नवंबर के आगे कंटिन्यू कर सके। दूसरी चीज़ जो है कि भगवत मान जो है आरएसएस के सरबराह, उनका बहुत सख्त प्रेशर है कि 75 साल के आप हो गए, आप चले जाएं। तो इस तरह करके बहुत सारा जो है ना मोदी के ऊपर दबाव है। तो बाकी ऑपरेशन सिंदूर अगर ग्राउंड में, अगर मोदी साहब को ग्राउंड में पसंद है तो हमें फिजा में पसंद है। मोदी साहब को चाहिए कि पाकिस्तान से एक और पंगा लें और दोबारा उसके इसी तरह का एक फॉल्स फ्लैग करके कोई 25, 30, 50 बंदा अपना ही मारे और उसके बाद उसके बुनियाद बना के पाकिस्तान से जंग करें। फिर उसके बाद देखते हैं, पिछली दफ़ा तो 6 या 7-0 स्कोर था, अगली दफ़ा देखते हैं क्या स्कोर होता है। अच्छा, आपका कहना यह है कि ये जो क्रिकेट की जीत है ये मोदी साहब की सियासत को नहीं बचा सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचा सकती, क्योंकि मोदी साहब की सियासत एक बंद गली में फंस गई है। अब सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बिहार का इलेक्शन जो अक्टूबर में होना है, उसका भी जो कटाकटी है वो नवंबर में निकल चुका होगा। अगर तो वो बिहार का इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर इसी तरह घिसटते हुए टूटी हुई चप्पल के साथ वो हुकूमत करते रहेंगे और इसी तरह वो चलते रहेंगे। और अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर तो स्ट्रेट अवे कोalition जो है कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि जो 2 बड़े कोalition पार्टनर्स हैं, जिसमें नीतीश कुमार हैं और चंद्रा बाबू नायडू हैं, वो तुले बैठे हैं कि जैसे ही बिहार का इलेक्शन होता है तो उसके बाद देखें क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब जो अपनी कोalition बचा सकें। चलें, बाहर से वापस इधर पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो क्रिकेट में ये जो पै दर पै नाकामियाँ हैं, ये मोहसिन नकवी साहब की देखें, उस पर खतरा है या वो उनकी कुर्सी बहुत मजबूत है? पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, उसमें मुझे मोहसिन नकवी साहब की तो कुर्सी को कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल है कि ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर की हद तक ये हैं कि इस तरह की अगर 6 डिफीट्स और भी हो जाएं तो कम से कम उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं होगा या उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। ना वो खुद छोड़ेंगे, ना कोई उनसे छोड़ने के लिए कहेगा। वैसे भी मतलब अगर हम इसको आइनी तौर पे देखें, जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो आइनी तौर पर मुंतखब सरबराह है। अब क्रिकेट बोर्ड ने उनको 3 साल के लिए सरबराह मुंतखब किया था, तो अभी तो 1 साल या 1.5 साल हुआ है, आधा टाइम हुआ है, आधा टाइम उनका रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन 1.5 साल में मोहसिन नकवी साहब को कोई प्रॉब्लम होगी। और मोहसिन नकवी साहब ने ये जो क्रिकेट बोर्ड है 1.5 साल का, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे वर्स्ट चलाया है। तो ये अगले 1.5 साल हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसे ही मामलात रहेंगे, क्रिकेट में कोई अच्छी बेहतरी की खबरें कम ही आएंगी। और जहाँ तक कल के मैच का जो नतीजा है वो डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि दोनों इनिंग्स में बिल्कुल पाकिस्तान जीत सकता था, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी ऐसे हालात थे, लेकिन हार गया। तो ये डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है।
इंडिया और पाकिस्तान की टीम में बहुत फ़र्क है। अब टीम क्यों कमज़ोर हो चुकी है वो एक और डिफरेंट डिबेट है, उसका इस टूर्नामेंट से और इस मैच से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की टीम है कम से कम T20 की हद तक तो एक बहुत कमज़ोर टीम हो चुकी है। टीम सेटल्ड नहीं है। हमारी टीम के पास जो, अगर सिर्फ क्रिकेट की बात की जाए तो इस टीम के पास पावर हिटर्स नहीं है, और T20 टीम में 2 तो कम से कम, लेकिन आइडियली 3 पावर हिटर्स होने ज़रूरी है। वो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो जब वो पावर हिटर्स नहीं है तो टीम कहाँ से हिटिंग करेगी? उसकी भी बुनियादी जिम्मेदारी जो है पिछले 4-5 साल इग्नोर किया। PSL जो होता है हमारे टूर्नामेंट जो होता है उसमें ये एक फैक्टर को 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने इग्नोर किया, और PCB ने भी ऊपर से इग्नोर किया कि किसी टीम में कोई पाकिस्तानी पावर हिटर्स नहीं है। होता ये है कि हर टीम में पावर हिटर्स हैं, लाहौर कलंदर्स में भी हैं, पेशावर ज़ल्मी में भी हैं, इस्लामाबाद, सारी टीमों में हैं। लेकिन वो जो साइन करते हैं ना ओवरसीज प्लेयर्स, तो वो ओवर पावर हिटर्स ही ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड के ले लेते हैं। तो उसकी वजह से पिछले कई साल से पाकिस्तान में पावर हिटर्स डेवलप नहीं हुए। अगर इस फैक्टर को इन्होंने इग्नोर ना किया होता और पाकिस्तान के पास आज 2-3 पावर हिटर्स हों तो पाकिस्तान की जो T20 की टीम है उसका नक्शा ही बदल जाए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, फिर वही डिप्लोमेसी की तरफ आ रहे हैं। क्या क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बचा सकती है या मज़ीद ख़राब कर रही है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों बातें इस तरह नहीं होंगी। ना पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे, ना मज़ीद ख़राब होगा। मुझे तो लगता है क्रिकेट ख़राब होगी, ICC तबाह हो जाएगा। देखें, इंडिया के इश्यूज़ पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन जो उसका बिहेवियर है ना, जो उसका एटीट्यूड है, उससे अब बाकी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ या जो मेन टीम है वो भी तंग है। उसका जो मोनोपली है और उसका जो एरोगेंस है। ऑस्ट्रेलिया तंग है, इंग्लैंड तंग है। हालांकि ये अगर हम माजी में चले जाएं 12 साल पहले, तो बिग 3 का कॉन्सेप्ट उस वक्त इंडिया ने पेश किया था कि 3 बड़ी टीमें, उन्होंने कहा था कि ये 3 बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये बिग 3 हैं, ये एक कैटेगरी और बाकी सारी टीमें दूसरी कैटेगरी हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया था। मतलब है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री का वो वाहिद एक मौका है जिसमें पाकिस्तान ने वहाँ पर खड़ा हो गया था, स्टैंड लिया था। चौधरी ज़का अशरफ साहब उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने ये स्टैंड लिया था। लेकिन वही चौधरी ज़का अशरफ साहब जब दूसरे टेन्योर में आए PDM गवर्नमेंट में, तो उन्होंने हर चीज़ पे रिट्रीट किया और सरेंडर किया, और वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट, दोनों चौधरी ज़का अशरफ एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर वो 12 वाले ज़का अशरफ आ जाएं और वो कोई स्टैंड लें तो कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये क्रिकेट तबाह हो जाएगी, ICC तबाह हो जाएगा। मुझे ICC का और क्रिकेट का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा अगर इंडिया की हेजमनी बरकरार रहती है तो। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।